नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी क्लास 7th से, यानी रुचिरा भाग 2 से, और प्रकरण का नाम है स्वावलंबनम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि संस्कृत गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत गद्य की पाठ योजना बनाते हैं या लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि जिस भी हम विद्यालय में टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, कक्षा कौन सी है, उसका वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है जिस दिन हम अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, दिवस क्या है, विषय कौन सा है। विषय हमने यहाँ पर लिखा है संस्कृतम गद्य, यानी कि संस्कृत गद्य, ठीक है, क्योंकि ये गद्य की पाठ योजना है इसलिए। और यहाँ पर इसका प्रकरण लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसी से ही हमारी पाठ योजना का पता चलता है कि हमने कौन से विषय की पाठ योजना बनाई है। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है स्वावलंबनम। और छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत गद्य की पाठ योजना में जो सबसे पहला सोपान आता है वो है भाषागत उद्देश्यानी का, यानी कि भाषा से संबंधित और हमारे प्रकरण से संबंधित जो चीजें होती हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे नूतन पद परिचय। अब इस पाठ में कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से नए शब्द हैं जिनको हमें बच्चों को बोध कराना है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अनुस्मरणम, यानी कुछ ऐसी बातें या ऐसे शब्द जिनका हमें बच्चों को ध्यान में रखना या फिर याद करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है अवबोध, यानी पाठगत शब्दानाम अर्थ आदि अवबोध, ठीक है, यानी कि जो पाठ के में आए शब्द हैं उनका अर्थ बताना और उनका बोध करवाना यहाँ पर हमारा उद्देश्य है। फिर है कौशल उद्देश्यानी का। अब जो कौशल उद्देश्यानी की बात है वो हमारे भाषा से संबंधित है। तो हमारी यहाँ पर भाषा संस्कृत है, तो इसमें हम चाहेंगे कि बच्चों का आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास हो। फिर अनुवाचन यानी अनुकरण वाचन के माध्यम से पठन कौशल का यानी पढ़ने का विकास हो। फिर है प्रश्नोत्तर आदि माध्यमेन कथन कौशल से विकास, यानी प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से कथन कौशल का विकास करना। फिर है कक्षा कार्य या गृह कार्य माध्यमेन च लेखन कौशल से विकास, यानी कक्षा कार्य और गृह कार्य के माध्यम से उनके लेखन कौशल का विकास हो सके, ये हमारा कौशल उद्देश्य है। फिर आता है विषयगतम का सोपान। इसके अंतर्गत हम विषय से संबंधित चीजें लिखते हैं कि बच्चों को विशेष रूप से किस चीज का ज्ञान प्रदान करना है। तो हमारे प्रकरण में क्या है, अब उसके अंतर्गत हमने लिखा कि छात्रेभ्यः स्वावलंबनम इति विषय विशिष्ट ज्ञान प्रदानम। स्वावलंबनम यानी खुद के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, खुद से ही काम करना, इसके लिए उनको विशेष ज्ञान प्रदान करना कि वो खुद से स्वावलंबी कैसे बने। इसके बाद आता है सहायक उपकरणानी का सोपान। इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो हमें पाठ्य वस्तु से संबंधित या फिर प्रस्तुतिकरण से संबंधित चीज़ों में सहायता करती हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट, सुधाखंड, मार्जनी। और अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या इसके साथ ही आप फ्लैश कार्ड या चार्ट आदि का भी प्रयोग करना चाहे तो वो कर सकते हैं और यहाँ पर लिखना है हमको। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञानम का सोपान। पूर्व ज्ञानम के सोपान में जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित बच्चों को इससे पहले पूर्व ज्ञान क्या होगा ये हमें अपनी कल्पना के अनुसार लिखना होता है। हम ये इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि इस प्रकरण का नाम स्वावलंबी है, तो बच्चों को इससे समझने के लिए इससे पहले उनका पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए या बच्चों को इसके बारे में इससे संबंधित कुछ या क्या पता होगा, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारा प्रकरण है स्वावलंबनम, तो हमारा पूर्व ज्ञान क्या होगा कि छात्राः स्वकर्तव्यम प्रति सामान्य रूपेण पूर्व परिचिताः सन्ति, कि बच्चों को अपने कर्तव्य के विषय में पता हुआ है, नहीं बच्चों को पता होगा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करेंगे तभी हम आगे कुछ बनेंगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई करना और अपने लिए कुछ करना ही उनका कर्तव्य है जो स्वावलंबन से संबंधित है, तो ये उनका पूर्व ज्ञान आ जाएगा। दोस्तों, पूर्व ज्ञानम के बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोपान जो है प्रस्तावना का सोपान। प्रस्तावना का सोपान किसी भी पाठ्य योजना में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ही आप अपनी जो प्रस्तुतिकरण है, जो अपना प्रेजेंटेशन है, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहीं से ही प्रश्न पूछते हैं। अब जो प्रस्तावना के प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 यानी 3 से 5 प्रश्न होने चाहिए। और ध्यान रहे कि जो सभी प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों ज़िगज़ैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसके आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आखिरी जो हमारा प्रश्न है वो समस्यात्मक होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, अपना उद्देश्य कथन करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा अगला सोपान आता है उद्देश्य कथनम का सोपान।
अब इसमें क्या है कि जो छात्र अध्यापक होते हैं वो पाठ का उद्घोषण करते हैं, बताते हैं कि छात्राः अद्य वयम स्वावलंबनम इति विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः। आगे बच्चों आज हम स्वावलंबनम इति विषय यानी इस प्रकरण को, इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब उद्देश्य कथनम के बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। प्रस्तुतिकरण के सोपान के अंतर्गत जो भी आपने प्रकरण लिया है, मान लो कि अगर पूरा पाठ है 3 से 4 पेज का, तो पूरा तो एक दिन में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो जितना आपको लगता है कि 40 मिनट या 30 मिनट की कक्षा में जितना आप पढ़ा सकते हैं, उतना ही आपको एक तो प्रकरण लेना है, तो उसको ही आपको प्रस्तुत भी करना है। तो आप उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि जो प्रकरण है, ठीक है, यानी कि पूरा प्रकरण तो लिखेंगे नहीं ना, जितनी भी लाइनें हैं, तो 2 लाइनें लिख के फिर डॉट डॉट लिख के फिर इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। आदर्श वाचन के सोपान में हम मुख्य रूप से क्या करते हैं कि इससे बच्चों का श्रवण वाचन कौशल का विकास होता है, जिसमें छात्र अध्यापक आरोह अवरोह पूर्वक और विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करते हैं और बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अब आदर्श वाचन के बाद आता है अनुकरण वाचन या अनुवाचन का सोपान। इसमें हम बच्चों के पठन कौशल के विकास पर ध्यान रखते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के लिए कुछ बच्चों को निर्देश देते हैं, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो निर्देश छात्र अपना अनुकरण वाचन करते हैं। फिर आता है अशुद्धि संशोधनम का सोपान। अब इसमें क्या होता है कि जो अनुवाचन के समय में जो अशुद्धियां होती हैं, बच्चे जो अशुद्धि कर देते हैं, शब्दों का अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उसको श्यामपट्ट पर लिखते हैं और उनकी सहायता से उनका शुद्ध उच्चारण करवाते हैं। अशुद्धि संशोधनम के बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। अब काठिन्य निवारण के सोपान में जो हमने नूतन पद परिचय लिया था उनका यहाँ पर प्रयोग करते हैं और बच्चों को जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ बताया जाता है। और अगर आपको ज़्यादा जरूरी लगता है कि इसी के साथ ही बच्चों को थोड़ा वाक्य का ज्ञान कराना है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप बच्चों को वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं। अब काठिन्य निवारण के बाद आता है भाषानुवाद का सोपान। भाषानुवाद के सोपान में क्या होता है कि छात्र अध्यापक छात्रों के सहयोग से, छात्रों की मदद से जो प्रकरण है उसका अनुवाद करते हैं। अब अनुवाद इस तरीके से करते हैं कि बच्चों को संस्कृत भी समझ आए और हिंदी भी समझ आए, यानी कि कुछ सरल संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, तो बच्चे जो होंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। फिर आता है बोधात्मक प्रश्नों का सोपान। अब पाठ के बोध के लिए ये बोधात्मक प्रश्न होते हैं, जो हमें 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर लिखने चाहिए कि जिससे हमें यह बोध हो सके कि बच्चों को पाठ का बोध हो रहा है या नहीं। अब दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए आगे ऐसे ही और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बोधात्मक प्रश्नों के सोपान के बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक पाठ का सारांश सरल और संक्षेप में संस्कृत भाषा में करते हैं और सभी छात्र ध्यानपूर्वक उस सार को सुनते हैं। फिर आता है मौन वाचन का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक मौन वाचन के लिए कुछ छात्रों को निर्देश देते हैं और निर्देश छात्र मौन होकर वाचन करते हैं। मौन वाचन के बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। पुनरावृत्ति के लिए भी हमें 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर लिखने होते हैं, जिससे कि बच्चों को पता चले कि उन्होंने क्या पढ़ा है, उनको कुछ समझ आ रहा है या नहीं, उन्हें भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अब पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों के सोपान के बाद आते हैं हमारे सिर्फ 2 सोपान, एक कक्षा कार्य और गृह कार्य। यदि आपके पास समय शेष रहता है तो आप कक्षा कार्य का सोपान कराएं, नहीं तो आप आगे गृह कार्य के सोपान में बढ़ सकते हैं। अब गृह कार्य के सोपान में आपको बच्चों को गृह कार्य के लिए 1 से 2 प्रश्न देने हैं जो कि उनके विषय से संबंधित हो और उनके स्तर से संबंधित हो, जिसको वो ज़्यादा मुश्किल ना लगे उनको, ठीक है, वो सरलता पूर्वक अपना गृह कार्य भी कर सकें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।